प्रिय छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हों। मैं अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी की अध्यापिका मोनिका चोपड़ा आप सबका हिंदी की कक्षा में फिर से स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुस्तक अभ्यास कार्य करेंगे। आपने यह सारा कार्य अपनी पुस्तक पर करना है। पेज नंबर 34, फर्स्ट प्रश्न, कविता की पंक्तियाँ पढ़कर सही उत्तर पर टिक लगाओ। यहाँ पर कुछ कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं, उसको पढ़ना है। उस नीचे दिए गए विकल्पित प्रश्नों में से आपने सही उत्तर पर निशान लगाना है। राइट। कविता, रुकती न कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है, भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है, हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ यह कहती है, माँ ये लहरें भी गाती हैं। इसका प्रश्न क, भर भर उमंग सदा हृदय में पंक्ति का अर्थ है। जो भर भर उमंग सदा हृदय में ये पंक्ति दी हुई है, ये लाइन दी हुई है, इसका अर्थ क्या है? 4 विकल्प दिए हैं, मीन्स ऑप्शन दिए हुए हैं। हृदय में उमंग की नदी, शौक से भरा हृदय, दिल में जोश भरकर, या उमंगों से भरा आंचल। इसका अर्थ है भर भर उमंग सदा हृदय में, दिल में जोश भरकर। डू टिक ऑन दैट, दिल में जोश भरकर। प्रश्न ख, कवि किसके गाने की बात कर रहा है? कवि किसके गाने की बात कर रहा है? उत्तर, कवि पक्षियों के गाने की, लहरों के गाने की, फूलों के गाने की, या उमंगों के गाने की। हाँ जी, कवि किसके गाने की बात कर रहा है? लहरों के। सेकंड ऑप्शन, लहरों के। प्रश्न ग, जीवन भर बहना सीखा है, पंक्ति का अर्थ है। जीवन भर बहना सीखा है, इस पंक्ति का अर्थ बताना है। लहरें खो जाती हैं, जीवन भर रुक रुक कर चलती हैं, निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती है, बहना सीख रही हैं। इसका उत्तर है निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती हैं। अब वर्ण विच्छेद, पेज नंबर 35, भाषा को समझे। प्रश्न 1, वर्ण विच्छेद करो। मीन्स वर्णों का विच्छेद करो। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। स्वरों के हम टुकड़े नहीं कर सकते। व्यंजन आधे होते हैं। जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो हम स्वरों की सहायता लेते हैं। जब हम व्यंजन को तोड़ तोड़ कर लिखना है तो उसमें से एक स्वर होता है, जो स्वर होता है वो उसमें से बाहर निकल जाता है। हमारे वर्णों का विच्छेद होता है। पहला है मधुर, क इज मधुर, म स्पीक म को हम स्पीक करेंगे, उसमें अ की साउंड आ रही है। हम इसमें म को और अ को दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, म प्लस अ। नेक्स्ट ध धू, ध है प्लस कौन है इसमें एक स्वर उ, मधु, ध प्लस उ। एंड र, अगेन स्पीक र में अ की साउंड आ रही है। र में से भी अ को अलग कर देना है। म प्लस अ प्लस ध प्लस उ प्लस र प्लस अ, मधुर। ये नीचे जो लाइन लगी हुई है, टेढ़ी सी तिरछी रेखा है, इसको हम हलंत बोलते हैं। इसको कब लगाते हैं? जब हमारे व्यंजन में से स्वर बाहर निकल जाता है। जब हम व्यंजन के टुकड़े करते हैं तो उसमें से स्वर बाहर निकल जाता है, तो हमारा व्यंजन आधा रह जाता है। इस आधे व्यंजन के नीचे हम हलंत लगाते हैं। राइट। ऐसे ही उमंग, उ
ऑलरेडी स्वर है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। म हलंत प्लस अंग बिंदी आई है, अंग प्लस ग प्लस अ उमंग। शशि श में अ की साउंड आ रही है प्लस अ प्लस श कौन सी साउंड आ रही है बाद में ई प्लस ई शशि। झुलाती झ के साथ कौन सा स्वर है ऊ, झ प्लस ऊ ल प्लस आ त प्लस ई झुलाती। खिलौना ख प्लस ई क्यों लिया क्योंकि ख के आगे से मात्रा है, इसको हम पहले नहीं लिखेंगे, हम इसको प्लस करके ई क्योंकि साउंड इसकी बाद में आ रही है तो इसको हम बाद में लिखेंगे। प्लस ल प्लस ओ प्लस न प्लस आ खिलौना। हंसना ह प्लस अनुनासिक जो हमारा चंद्र बिंदु होता है प्लस स प्लस अ प्लस न प्लस आ हंसना। राइट। नेक्स्ट विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कौन से होते हैं? विराम चिन्ह बेटा, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। ठीक है, जब लिखते समय रुकने या विराम की अवस्था को प्रकट करने के लिए, रुकने में जब उसमें पॉज लेना हो, रुकना हो, उस अवस्था को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं विराम चिन्ह। कौन से थे? विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। ठीक है, अपने भावों को जब हम वाक्य के बीच में दर्शाते हुए वाक्य के बीच में कहीं कहीं कुछ समय के लिए रुक जाते हैं उसे हम ये कहते हैं विराम लेना। ठीक है, हिंदी व्याकरण में रुकने की इसी स्थिति के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की जब व्याकरण में हम जब रुकते हैं तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ विराम चिन्ह आपकी पुस्तक पे दिए हुए हैं। पुस्तक में पहला है अल्प विराम। अल्प विराम क्या है? वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए, जब थोड़ी सी देर रुकना हो और शब्दों को अलग अलग करके दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अल्प विराम, मीन्स कोमा। अल्प विराम में कौन सा चिन्ह यूज़ करते हैं? कोमा। इसमें हम जब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और शब्दों को अलग अलग करके दिखाते हैं तो उसे वहाँ पर विराम चिन्ह अल्प विराम लगाते हैं। जैसे हमें छल, दंभ, द्वेष, पाखंड व झूठ से बचना चाहिए। इसमें छल, दंभ, द्वेष और पाखंड ये अलग अलग वर्ण शब्द करने के लिए इसमें कोमा का यूज़ किया हुआ है, कोमा का प्रयोग किया, ये हमारा अल्प विराम। नेक्स्ट पूर्ण विराम। वाक्य में पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं, मीन्स एक स्टैंडिंग लाइन वाक्य के एंड में लगाते हैं और सबसे बाद में। जैसे गांधी जी भारत के राष्ट्रपति हैं। गांधी जी भारत के राष्ट्रपति हैं बात खत्म हो गई, हमने कोई पॉज नहीं लिया बीच में, सो सबसे एंड में क्या लगा? पूर्ण विराम। नेक्स्ट प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से आए हो, आप क्या आपने खाना खाया, यह होता है प्रश्न पूछना। इसमें हम क्या, क्यों, कहाँ, कैसे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, खुशी, शोक, दुख, घृणा, नफरत, विस्मय, संबोधन आदि मनोभाव प्रकट करने के लिए ये कुछ शब्द हैं। हर्ष हो गया, शोक, घृणा, विस्मय, संबोधन आदि मनोभाव, अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें एक स्टैंडिंग लाइन होती है, नीचे बिंदी लगाते हैं। जैसे अरे अरे तुम आ गए, तुम कहाँ से आए हो, लाइक दिस वी कैन सी। एकदम शौक से, मतलब आश्चर्य से, राइट, उसमें हम लगाते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब है निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखो। हमने विराम चिन्ह लगाने हैं, कुछ वाक्य दिए हैं, इसमें विराम चिन्ह नहीं लगा तो हम इसमें विराम चिन्ह लगाते हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। माँ
ये लहरें भी गाती हैं। क्या है इसमें? माँ को कह रही है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, स्टैंडिंग लाइन, बिंदी, ये लहरें भी गाती हैं, और बाद में पूर्ण विराम। लहरों ने आगे बढ़ना सीखा है। लहरों ने आगे बढ़ना सीखा है, एक ही वाक्य है, हम इसमें कोई पॉज नहीं ले रहे, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। एंड में क्या लगाना है? सबसे बाद में हमने पूर्ण विराम। लहरें क्या कहना चाहती है? आगे क्या आ गया? तो प्रश्नवाचक चिन्ह। लहरें क्या कहना चाहती है, सबसे पीछे लगाना हमने प्रश्नवाचक चिन्ह। निराला, दिनकर, बच्चन आदि श्रेष्ठ कवि हैं। निराला, दिनकर, बच्चन, ये 3 कवियों के नाम हैं। इन शब्दों को अलग अलग करने के लिए हम किन चिन्हों का प्रयोग करेंगे? अल्प विराम। निराला, कोमा, दिनकर, कोमा, बच्चन आदि श्रेष्ठ कवि है, और बाद में पूर्ण विराम। नेक्स्ट, वाह मज़ा आ गया। वाह खुशी से कह रहा है, मज़ा आ गया। वाह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्लस मज़ा आ गया, बाद में पूर्ण विराम। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाकर लिखो। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो किसी की विशेषता बताए। ठीक है, इसमें भाववाचक से हमने विशेषण बनाने हैं। सरलता हो गया भाववाचक संज्ञा, विशेषण सरल, मिठास मीठा, कुशलता कुशल। देखिए बेटा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। और विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए। जैसे यह कार्य सरल है, हम कह देते हैं सरलता इसकी भाववाचक संज्ञा होगी, और सरल कार्य सरल हो गया इसकी विशेषण। क्यों? क्योंकि कार्य को बता रहा है, किसी काम को किया, सरल है, इजी है, कठिन है। ठीक है। मीठा, आम मीठा है। कैसे? आम की वो क्या है, गुण क्या है उसकी विशेषता क्या है कि मीठा है। कुशलता ऐसी कुशल, अच्छाई अच्छा, उत्सुकता उत्सुक, मुक्ति मुक्त। राइट, यू हैव टू राइट द विशेषण। नेक्स्ट, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पेज नंबर 37, लास्ट प्रश्न। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। क्या है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम अवश्य ही उन्नति के अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएंगे। प्रिय छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अपना पुस्तक अभ्यास कार्य भी कर लिया है। आशा है कि आप अपना कार्य संपूर्ण रूप से करेंगे। धन्यवाद।